चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। आज डेट है 28 ऑफ सितंबर, डे है सैटरडे। जैसे ही न्यूज़पेपर को ओपन अप करोगे लिखा हुआ दिखेगा सुप्रीम कोर्ट रैप्स एयर क्वालिटी पैनल ओवर पॉल्यूशन इन कैपिटल। कोर्ट ने अक्यूज किया है कमीशन को फॉर नॉन कंप्लायंस विद द लॉ और कहा है कि तुम्हारे एक्शन ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं एक्चुअल रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन में। CAQM अथॉरिटी की यहां पे बात चल रही है। जैसे ही इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक्सप्लेन पेज खोलोगे आप लोगों को दिखेगा कि यहां पे भी एयर पॉल्यूशन की बात की जा रही है। एक दूसरे पर्सपेक्टिव में स्मोक टावर क्लाउड सीडिंग को यूज करते हुए जवाब मिलेगा हाँ। वहीं अगर इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज पे जाऊंगा तो यहां पे भी अ लास्ट मिनट प्लान, जहां पे दिल्ली के क्लाइमेट एक्शन प्लान और पॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हमें एक आर्टिकल देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि एक कोई बहुत बड़ी बात जरूर हुई होगी कि इंडियन एक्सप्रेस को दो इतने बड़े बड़े आर्टिकल छापने पड़ गए और द हिंदू न्यूज़पेपर को फ्रंट पेज पे इस न्यूज को कवर करने की जरूरत पड़ी। कुछ तो हुआ होगा। टू बी अ टॉपर ऑन पेपर यू मस्ट फर्स्टली बी अ टॉपर इन योर माइंड। आपको समझ में आनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। Here in this particular article or in these particular topics which I just have shown you, हम यहां पे बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। क्या मुझे आप में से किसी को भी ये बताने की जरूरत है कि एयर पॉल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कितने प्री और मेंस में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं? आई होप सो नहीं। तो यहां पे जरूरी हो जाता है इस एयर पॉल्यूशन के बारे में हर वो चीज जानना जो एक एस्पिरेंट को यूपीएससी मेंस का आंसर लिखने के लिए भी आना चाहिए और प्री का हर क्वेश्चन अटेम्प्ट वो कर पाए, इतना एटलीस्ट उसे इस टॉपिक को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस होती कैसे, इसको बहुत ध्यान से समझो। ऐसे होती है कि सबसे पहले जो एक स्टूडेंट है वो मेंस के कुछ क्वेश्चंस पे एक बार नजर डालेगा। नजर डालने का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। जैसे वो देख लेगा कि डिस्कस इन डिटेल फोटोकेमिकल स्मॉग, फॉर्मेशन इफेक्ट मिटिगेशन, एक कोई तो भी प्रोटोकॉल है यूपीएससी मेंस 2022 में पूछा था। मतलब कोई प्रोटोकॉल स्मॉग, इस तरीके से उसके फीचर प्रोविजन कैसे सही होगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा, ऐसा उसको याद रहेगा। फिर वो सेकंड क्वेश्चन देखेगा कि ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन WHO ने कुछ निकाली थी, इसके बारे में भी वो पूछते हैं, इसमें क्या अपडेशन हुई, इसे कैसे मापा जाता है। फिर वो देखेगा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, मतलब कि इस तरीके से, और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में हमसे क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए। ठीक है। फिर वो तुरंत देखेगा कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो वो देखेगा 2016 में कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स पे इनमें से कौन कौन सी चीजों को मेजर करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है। इसके पहले 2011 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था लगभग, कोल कंबशन जो थर्मल पावर प्लांट्स में होता है उससे कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं या ग्रीन हाउस गैस निकलती है। ठीक है। फिर 2022 में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। इसका मतलब उसने एक चीज पकड़ ली कि भैया यहाँ पे गैसेस के बारे में पूछा जाएगा, थर्मल पावर प्लांट के बारे में पूछा जाएगा, अगर कोई इंडेक्स है तो उसके बारे में पूछा जाएगा। और उसने मेंस के क्वेश्चन देख के क्या पकड़ लिया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पूछा जाएगा, फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में। मतलब एयर पॉल्यूशन के इन पर्सपेक्टिव को यूपीएससी कवर कर रहा है और बहुत बार कर रहा है। इसका मतलब इस टॉपिक पे कमांड करनी पड़ेगी। यहां तक कि फोटोकेमिकल स्मॉग पे प्रीलिम्स 2013 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं पढ़ने का तरीका क्या होता है एक टॉपर का। सबसे पहले वो कुछ अपनी बेसिक चीजों को कवर करेगा। ये आर्टिकल पढ़ना तो बहुत आगे की बात है, क्योंकि इन आर्टिकल्स को सम अप आप कर ही नहीं सकते अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता है तो देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी एयर पॉल्यूशन के बारे में कौन कौन सी चीजों को पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कोई इशू नहीं है, मगर आपको ये पहले पढ़ना पड़ेगी। और आप अगले 3 मिनट में ये चीज सीखोगे कि अगर आपने इस स्टैटिक पोर्शन को कवर किया हुआ है तो कैसे आप एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल का वो यूसेज ले सकते हो जो एक आम सा एस्पिरेंट ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसको समझ ही नहीं कि स्टैटिक पोर्शन से चीजों को कनेक्ट कैसे करना है, जिसको इंटरकनेक्टेडनेस बोलते हैं। देखो, सबसे पहले एयर पॉल्यूशन में हमें पढ़ना होता है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है क्या, ये क्या भला है। और ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इसी के जैसा एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है।
तो क्या ये दो अलग अलग प्लान है क्या एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए, और अगर हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है? स्पेसिफिकली आपको यहां पे डिफरेंसेस पता होना चाहिए। आपसे यहां पे किस इंडेक्स में कौन से पॉल्यूटेंट को यूज करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अगर आज मैं पूछ लूं कि इसमें कितने पॉल्यूटेंट्स है और इसमें कितने, वो वहीं ढेर हो जाएंगे। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, प्री में पूछेंगे आपसे, पूछ रहे हैं आपसे। फिर आपको पता होना चाहिए एक अथॉरिटी, एक इंस्टीट्यूशन, CAQM, जो NCR और उसके एडजॉइनिंग एरियाज के लिए लाया गया था थ्रू एन ऑर्डिनेंस। इस संस्था को बनाया ही इस ऑर्डिनेंस, इस एक्ट के थ्रू गया है, जहां पे आप एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दैट इज CAQM फॉर NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज के लिए बनाते हो। इसने रिप्लेस किसको किया था? EPCA। क्या होता है भैया EPCA का फुल फॉर्म? लिखो यहां पे ब्रैकेट डाल के, प्रिंट आउट निकलवा लिए होंगे ना सबने PDF के, ठीक है? तो यहां पे आपको इस अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, कैसे यूज होगा, अभी मैं आपको सब समझा दूंगा अगले 5 मिनट में। सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है? तो पहले क्या देखा? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, NCAP के बारे में पता होना चाहिए, CAQM के बारे में पता होना चाहिए। फिर पता होना चाहिए आम से कारण कि एयर पॉल्यूशन के रीजंस क्या होते हैं। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट पता है क्या करते हैं? ये जो रीजंस है इसमें आधे आधे घंटे पढ़ते हैं इन रीजंस को। ये बेवकूफी है। सोच के देखो, व्हीकल एमिशंस होते हैं, पहली बार देख रहे हो क्या कि व्हीकल के थ्रू एमिशंस होते हैं? कोल पावर प्लांट के थ्रू एमिशंस होते हैं? हाँ होते हैं। स्टबल बर्निंग के थ्रू होते हैं? हाँ होते हैं। और इसी स्टबल बर्निंग के कारण हमें आज आर्टिकल भी देखने को मिल रहा है, और जब भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है वो इसी के थ्रू आता है। गार्बेज, ड्राई लीफ बर्निंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के थ्रू होता है, इंडोर एयर पॉल्यूशन भी होता है। ये कुछ कारण है एयर पॉल्यूशन के, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? फिर अब मैं आपको एक ज्योग्राफी की क्रिटिकलिटी बताता हूं। जैसे आपको अगर क्वेश्चन आया कि राइज क्यों हो जाता है पॉल्यूशन में विंटर के टाइम पे, अब वहां पे स्टूडेंट समझ नहीं पाएगा कि ये विंटर क्या कोई किसी कारण से लिखा है क्या शब्द विंटर? जवाब है हां। ये ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है कि किस कारण, जिस कारण से विंटर में पॉल्यूशन हमें बढ़ता हुआ दिखता है, ज्योग्राफिकल फिनोमिना। ये आम से रीजन नहीं है कि आप कुछ भी लिख के आ जाओगे। आपको वहां पे डेंसर विंड ही लिखनी पड़ेगी, आपको वहां पे प्री हार्वेस्ट सीजन लिखना ही पड़ेगा, स्टबल बर्निंग लिखना ही पड़ेगा, दिवाली का टाइम फायर क्रैकर लिखना ही पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। फिर ये स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक तो ठीक है, अलग बात हो गई। अब इतनी बातें आपने पढ़ ली, ठीक है? तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि एक स्टूडेंट को बेसिक एक क्लैरिटी हो गई कि एयर पॉल्यूशन में कितने तरीके के स्टैटिक पोर्शन को मुझे पढ़ना चाहिए, और वो स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसके बिना तो मतलब ही नहीं आर्टिकल पढ़ने का। अब देखो, तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे हर स्टूडेंट को इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो पूरा रटा हुआ है टिप्स पे। और अगर आपने इस चीज पे कमांड करी हुई है तो अब मैं बताता हूं कि अब आप धुरंधर कैसे बनोगे। चलो, हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। एक ब्यूरोक्रेट से क्या चीज एक्सपेक्टेड है? पहला, कि उसे देश में क्या हो रहा है, देश में क्या समस्याएं हैं, वो पता हो, क्योंकि जब तक पता नहीं होगा तो उसके सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? और दूसरा काम जो ब्यूरोक्रेट से एक्सपेक्टेड होता है वो होता है कि उसके सॉल्यूशन बताए वो। अब उसके सॉल्यूशन कैसे बताएगा? उसके सॉल्यूशन बताएगा कि इसके लिए हमारी सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, वहां भी पढ़े लिखे लोग बैठे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, कोई पढ़ाई की होगी। या वो कुछ केस स्टडीज बताएगा जो विदेशों में हुई है, जिस कारण से वहां पे बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। चाइना में जैसे स्मोक टावर लगाए गए, उसकी देखा देख दिल्ली में लगा दिया गया, क्या उसका से कोई फर्क पड़ा? ऐसे कंपैरिजन फॉर्मेट में अगर आप पढ़ा पा रहे हो एग्जामिनर को अपना आंसर, तब तो आप धुरंधर हो। रेस्ट इट्स अप टू यू। अब देखो, यहां पे मैं आपको कनेक्टिविटी बताता हूं। हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन के स्टैटिक पोर्शन को पूरा पढ़ लिया, हमको सारी बेसिक बातें पता है। अब देखो ये आर्टिकल हमें क्या बोल रहा है, और क्या एक मेंस का क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं हम यहां से। जैसे कि एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए जो क्विक फिक्सेस हमारी सरकार के द्वारा किए गए, जैसे कि स्मोक टावर को लगा देना, जैसे क्लाउड सीडिंग अपने आप में एक टॉपिक है। तो इन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हम रिक्वायर्ड रिजल्ट्स पा सकते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर इनको मासिव लेवल पे हमें इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। यहीं से एक क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि ये जो क्विक फिक्स हमारी गवर्नमेंट कर रही है विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, इससे मीनिंगफुल रिजल्ट डिलीवर हो ही नहीं रहा है।
ये क्वेश्चन आपको मेंस में आएगा। तो आपको इसमें वो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी जो अभी तक मैंने बताई, प्लस जो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि देखो, यहां पे आपको ये बताना पड़ेगा कि जो मीटरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, ज्योग्राफी के टर्म्स हैं ये, टेम्परेचर इन्वर्जन और लो विंड स्पीड, जो स्टैटिक पोर्शन में भी हम पढ़ते हैं, ये वो मीटरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिस कारण से पोस्ट मॉनसून और विंटर मंथ में, अब समझ में आया, वापस से कनेक्ट करो, विंटर मंथ में ही क्यों होता है, तो मीटरोलॉजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर इन्वर्जन और लो विंड स्पीड के कारण पोस्ट मॉनसून में लिंकेज है। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, पोस्ट मॉनसून, मीटरोलॉजिकल कंडीशन, टेम्परेचर इन्वर्जन, लो विंड स्पीड, विंटर मंथ, जो कि रिजल्ट करता है पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप होने में। ट्रैप हो जाते हैं पॉल्यूटेंट्स कहां, क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। एरो होता क्या उससे, एक्सरबेटिंग, वर्सन ऑफ कर देते हैं किसको, इंडो गैंगेटिक प्लेन में, पर्टिकुलरली एटमॉस्फेयर को। इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो, इंडो गैंगेटिक प्लेन अगर एक शब्द लगा दिया, वहां पे पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछ लिया, आधी जनता ढेर कि इसका कोई अलग आंसर होता है क्या, अरे वही चीज है। सिर्फ आपको एक कीवर्ड लिखने हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन लिखो, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन लिखो, पोस्ट मॉनसून लिखो, विंटर मंथ लिखो, लो विंड स्पीड लिखो, खत्म। ठीक है, या आपने इंट्रो दिया। फिर आप बताओगे कि जो क्विक फिक्सेस किए जा रहे हैं ये सुपरफिशियल सॉल्यूशंस हैं। कौन कौन से सुपरफिशियल सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किए गए हैं, स्मोक टावर लिखो, वाटर गन लिखो। हम सब वाटर गन के बारे में पढ़ते हैं कि गन के थ्रू जब पानी छिड़का जाता है ना, ताकि पॉल्यूटेंट बैठ जाए वापस, जो हवा में उड़ रहे होते हैं, सबने देखा है, बट उस टाइम याद नहीं आता है। ऑड इवन स्कीइंग किसको नहीं पता है, सबको पता है। क्लाउड सीडिंग किसको नहीं पता है, बट आपको वहां पे इस चीज को लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए पहले से सोचना पड़ेगा, जैसे हम अभी सोच रहे हैं। हमको कल लिखना नहीं है, बट वी आर थिंकिंग एट प्रेजेंट सो दैट वी कैन राइट इन फ्यूचर। ठीक है, फिर ये बताते हैं क्लाउड सीडिंग में क्या दिक्कत है। अरे भैया दिक्कत तो बता दी कि दिक्कत है, क्या दिक्कत है। क्लाउड सीडिंग में कुछ एनवायरमेंटल और एथिकल कंसर्न जुड़े हुए हैं। क्या, वो ये कहते हैं कि वाटर वेपर जो इस प्रोसेस में यूज हो रहा है वो नेचुरली प्रेसिपिटेट होता। आज मान लो ऊपर बादल है, ठीक है, वो बादल कहीं पे जाके पानी देता, अब उस रीजन का पानी आपने खा लिया इस क्लाउड सीडिंग का करके, तो क्या आपने किसी रीजन को डिप्राइव कर दिया था क्या पानी से, हाँ बिल्कुल कर दिया, है ना। तो क्या ये एक एथिकल कंसर्न होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, फिर सिल्वर आयोडाइड इसमें यूज होता है। अरे अगर किसी स्टूडेंट को यही नहीं पता कि क्लाउड सीडिंग की प्रोसेस होती कैसे है, तो कैसे किसी चीज को आप लिखोगे, ये तो हर स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए ना। आगे बढ़ने के पहले, जैसे कि आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हमें आपके साथ मिल के प्रिपेयर करना है राउंड द ईयर, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो हमें वो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, हमें बताओ कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इफ़िशेंटली पढ़ाई करेंगे, और कैसे कम टाइम में हम चीज़ों को सम अप करेंगे, और कैसे हम डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाएंगे भी और उन्हें अपडेट भी करेंगे। ये एक प्रोसेस क्या है जो आप हमसे फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको मैं 1 मिनट में जल्दी से इस पूरी प्रोसेस को समझा देता हूँ। देखो, ये जो पूरा खेल है, जितने भी आप माइंड मैप्स देख रहे हो या देखते हो, ये सारे एचडी माइंड मैप्स काम करते हैं एज शॉर्ट नोट्स फॉर अस, जिसे हम आखिरी टाइम के लिए डिजाइन करते हैं थ्रू आउट द ईयर, डेली बेसिस पे। ये जो एचडी माइंड मैप है, जब हम हर टॉपिक का एक बार क्रिएट करते हैं, जो क्रिएट किया जाता है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, पीआईबी एंड ऑल्सो सम मैगजीन्स। एक बार एक टॉपिक का जब माइंड मैप क्रिएट हो जाता है, और वो माइंड मैप इस तरीके से बनाया जाता है जिससे प्री के सारे सवाल हम हल कर पाएं, और मेंस का एक बहुत प्यारा मॉडल आंसर हम लोग लिख पाएं, बस हमारा काम खत्म हो जाता है। एक बार अगर माइंड मैप बन गया, उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आता है, हम अपने माइंड मैप को खोलते हैं, उससे उसे कंपेयर करते हैं। अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कोई नई चीज़ या ऐसी चीज़ आई है जो हमारे माइंड मैप में नहीं है, कोई नई अपडेशन आई है, तो हम उसे वहाँ पे लिख लेते हैं छोटी सी लाइन में, और हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है और अपडेट भी हो जाता है। न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाता है।
और सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, भले ही वो पीटी 365 हो या भले ही वो मंथली मैगजीन हो, टॉपिक देखा, उसमें अपडेट किया और आगे बढ़े। इस तरीके से हम डेली बेसिस पे अपनी चीज़ों को अपडेट करते हैं और हमेशा हम प्री और मेंस के लिए तैयार रहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें आखिरी टाइम पे जो बाकी एस्पिरेंट्स भागेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर इधर उधर, हमको कहीं भी नहीं भागना पड़ता। हम हर वक्त तैयार होते हैं एग्जाम को देने के लिए। तो ये जो स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटेजी है, ये मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके दे रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च लगती है माइंड मैप्स को बनाने में, इसके इलेबोरेटिव वीडियोस डिलीवर करने में। आपका हार्डवर्क सिर्फ ये है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो अब अगर आप इस चीज़ से जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा www.buddhi-academy BUDDHIACADEMY पे जाके आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। अब इस पूरी चीज़ को जानने समझने के लिए, ये देखने के लिए कि ये चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं, मैं आप सबको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, जितने भी माइंड मैप्स हम लोगों ने बनाए हैं वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सब जाओ, टेलीग्राम चैनल को खोलो, वहाँ पे माइंड मैप्स को देखो। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बनी है, आप आपके कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, देन डू एनरोल इन बोथ द कोर्सेज, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। तक आप वहाँ पे इस डायग्राम को बना के नहीं आओगे कि किस तरीके से सिल्वर आयोडाइड जो है, जिस केमिकल के थ्रू हम मिमिक करना चाहते हैं ए सरफेस फॉर कंडेंसेशन फॉर द क्लाउड, जो कि वाटर ड्रॉपलेट को क्रिएट करेगा, जब तक आपको नंबर मिलेंगे कैसे, आप खुद बताओ। इनफैक्ट अगर यूपीएससी प्री में हमसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है तो हमें उसके ऑप्शन भी तो प्रिपेयर करने हैं। कितनी बार समझाऊं, मल्टीपल टाइम आप लोगों को ये चीज़ें बता चुका हूं। तो खैर, मैं मान के चल रहा हूं कि अब आप लोगों ने इस चीज़ को प्रिपेयर कर लिया होगा। नाउ इट्स अप टू यू। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाने का, पढ़ना आपका है। अब देखो, वो बोल रहा है कि सिल्वर आयोडाइड जो इसमें यूज हो रहा है उसमें बहुत पोटेंशियल लॉन्ग टर्म रिस्क है। ये अगर स्मॉल क्वांटिटीज में यूज किया जाए तब तक तो ये सेफ है, बट अगर इसे सॉइल और वाटर में बहुत मासिव लेवल पे एक्यूमुलेट कर लिया गया तो ये एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचा सकता है। आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग अभी तक टॉपिक ही भूल गए होंगे कि हम कर क्या रहे हैं। ये होती है गलती। याद रखो कि हम लोग एक मेंस के क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। मेंस का क्वेश्चन है कि क्या ये जो क्विक फिक्स हमारी सरकार कर रही है, इसके थ्रू एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है क्या। एक क्वेश्चन ये है। और भी मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं जहां पे आपसे CAQM के बारे में पूछा जाए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पूछा जाए, ग्रैप के बारे में पूछा जाए। पूछा क्या जाएगा ये हमको नहीं पता, बट प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है हमको ये पता है। ठीक है। फिर स्मोक टावर के बारे में आपको बताना है कि ये एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है, जो कि सराउंडिंग एयर को क्लीन करता है। हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है, राइट। अब क्या ये इफेक्टिव है? हाँ, मगर सिर्फ इमीडिएट विसिनिटी में। इसका मतलब यहां मैं अगर बैठा हूं, मेरे सर के ऊपर मैं स्मोक टावर लगा लूं तो मेरे आसपास की हवाएं साफ कर देगा, मगर पूरी सिटी की कर पाएगा? नहीं। तो ब्रॉडर सिटी स्केप जो है, इट रिमेन अनअफेक्टेड। ये इसका क्या हो गया स्मोक टावर का? कॉन्स हो गया। क्लाउड सीडिंग के कितने? 3 कॉन्स पड़े। ये आपको वहां पे लिखना है। ये वो टेक्निकल पॉइंट है जो आपके आंसर में 4 चांद लगाएंगे। ठीक है। फिर इन स्मोक टावर को चलाने के लिए एनर्जी लगती है। वो एनर्जी किससे बनती है? तो अगर वो एनर्जी फॉसिल फ्यूल से बन रही है तो वो तो एमिशंस को कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब किसी एक जगह आप पॉल्यूशन कर रहे हो और उसके थ्रू आप इन स्मोक टावर को चला रहे हो और एक जगह की हवा को साफ कर रहे हो। तो ये कैसा न्याय हुआ, राइट। तो कंक्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब सोच के देखो कि एयर पॉल्यूशन के लिए क्या कंक्रीट स्टेप सरकार को लेने चाहिए। आप क्या लिखोगे वहां पे? ये आपको वो आंसर देगा। जैसे जो वेरियस एजेंसीज हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेक्टोरल प्रॉब्लम है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि टेक्निकल कीवर्ड जब आप आंसर राइटिंग करवाते हो तो कहां से लाते हो? वो यहां से आते हैं। मल्टी सेक्टोरल, कॉम्प्लेक्स, डेफिसिट, हर जगह आपको टेक्निकल शब्दों का यूज करना है। ठीक है। फिर कीवर्ड पकड़ो। आपको यहां पे कोऑपरेशन पे ध्यान देना है। फार्मर, एग्रीकल्चरल पॉलिसी मेकर और एनवायरमेंटल रेगुलेटर, जब ये तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे आपका काम बन जाएगा। समझो यार, आप लोगों को ग्राफ डायग्राम्स वहां पे ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब वहां पे एक स्टूडेंट इन चीजों को लिखेगा, सोच के देखना, और दूसरा स्टूडेंट यहां पे इस चीज को
ऐसे ट्रायंगल के थ्रू बनाएगा कि कोऑपरेशन बिटवीन इधर फार्मर, इधर एग्रीकल्चरल पॉलिसी मेकर और इधर एनवायरमेंटल रेगुलेटर्स, और यहाँ पे एक सर्कल बना के लिख दे कि अगर ये सब साथ में आ गए तो हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं और इनका साथ में आना क्यों ज़रूरी है। एरो बना के इसके ऊपर नीड लिख देगा और बता देगा 3 पॉइंट कि एक मल्टी सेक्टोरल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इस तरीके से। समझ रहे हो? खैर, फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या लिखोगे? उनको वो हर चीज़ आप मुहैया कराओ जिसकी उनको ज़रूरत है, राइट? ठीक है। फिर वो लिख रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करवाओगे, एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करवाओ। इंटीग्रेटिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज, जैसे रेगुलेटरी मॉनिटरिंग स्टेशन जो हैं अलग अलग, उनको इंटीग्रेट करो। सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग करवा दो, दे भतोलेबाजी। लो कॉस्ट सेंसर नेटवर्क लगा दो हर जगह। ये आपको सॉल्यूशन देने पड़ेंगे। किसमें? कैपेसिटी बिल्डिंग में, कि आप क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे जो चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उनके नेटवर्क को इंटीग्रेट कर सकते हो, जब जाके आपका काम बनेगा। बियॉन्ड टेक्नोसेंट्रिक सॉल्यूशन, अब देखो उसने अपनी चीज़ को काउंटर कर दिया। यहाँ वो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस बता रहा है और यहाँ पे वो बोल रहा है टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशन के आगे देखने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने लिखा। अब चीज़ खत्म नहीं हुई है अभी भी, यहां पे और आप और भी चीजें, जैसे बिहेवियरल पैटर्न को चेंज करना, नजिंग द बिहेवियर, जिसे अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है। तो यहां पे दिल्ली रेसिडेंट के बिहेवियर को नज करने की जरूरत है। अब देखो, मैं आपको एक ऐसा की पॉइंट बताता हूं जो आपके आंसर को हिला के रख देगा। दिल्ली रेसिडेंट शुड टेक ओनरशिप ऑफ द सिटीज एनुअल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ये शब्द कहां से उठाया है, याद करो और रिलेट करने की कोशिश करो यार। ये WHO के वहां से उठाया है। रिसेंटली एमपॉक्स वॉज डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, और वहां से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी उन्होंने उठा लिया। आगे प्रीफिक्स में एक और शब्द लगा दिया, एनुअल। क्यों लगा एनुअल? क्योंकि एनुअल बेसिस पे ये चीज होती है। एनुअल बेसिस पे एक चीज क्यों होती है? कारण क्या देखा था हमने उसमें? सबसे मेजर कारण क्या है? सबसे मेजर कारण है स्टबल बर्निंग। इसलिए स्टबल बर्निंग पे क्वेश्चन आता है और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किसे 3 से 4 टॉपिक को इंटीग्रेट कर दिया। ये आ रहा है आपके सामने चौथा टॉपिक, स्टबल बर्निंग। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये जो स्टबल बर्निंग है, ये देश में कब हमारे सामने देखने को मिलता है? स्टबल बर्निंग के क्या इंपैक्ट है? स्टबल बर्निंग पे क्वेश्चन आएगा तो पूसा डिकम्पोजर को अगर मेंशन नहीं किया तो क्या ही किया। हैप्पी सीडर कट और पैडी स्टॉक को कैसे लिफ्ट करते हैं, इसके बारे में मेंशन नहीं किया तो क्या ही किया। स्टबल बर्निंग से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, फाइनेंशियल इंटरवेंशन क्या लिए गए हैं सरकार के द्वारा। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर क्या ही पता। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये स्टबल बर्निंग का स्टैटिक टॉपिक है। ये कोई नई चीज नहीं है। ये 4 साल से एक ही चीज पढ़ते हुए हम आ रहे हैं। बशर्त है आपको चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए। जितनी भी बातें अभी तक हमने पढ़ी हैं वो सब की सब आपको अपने आंसर में काम आएगी, बट आपको लिखना बहुत छोटा छोटा है। कीवर्ड में खेलो बस, सिर्फ कीवर्ड। ठीक है, फिर देखो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है उन लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, उनको साथ में आना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हेडिंग बनेगी यहां पे आपके आंसर की, इस पॉइंट को लिखने के लिए। ठीक है, फिर ये जो सिटी है दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, एनसीआर रीजन की, हाई बेसलाइन पॉल्यूशन है। सीजनल प्लान विल वर्क वेल ओनली व्हेन इट फीड्स इनटू एन ऑल ईयर पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट। सीजनल लेवल पे जो ये मेजर सरकार ले रही है, ऑड इवन गाड़ी चला देना, हैप्पी क्लाउड सीडिंग की जो बात कर रही है, अभी तक करी नहीं है हालांकि, और जितनी भी बातें स्मॉक टावर जैसी, ये जब ही काम करेगी जब एक ईयर लॉन्ग आप प्रोजेक्ट रन करोगे। ठीक है, फिर देखो वो क्या बोल रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, वो इफेक्टिवली एज अ मीडिएटर काम नहीं कर पाया है। क्यों? इसका टेक्निकल कारण क्या बताया कोर्ट ने? क्या आपको वो आंसर पता है एक लाइन का कि कोर्ट ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि जब आप हमें बता रहे हो कि आप यू मीट ओनली वंस इन 3 मंथ, 3 महीने में आप सिर्फ एक बार मिलते हो, तो आप क्या ही काम करते हो। ठीक है, दिस शोज दैट इट इज येट टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर 3 years आफ्टर इट वॉज सेटअप। 3 साल हो गए, आप कैसे काम कर रहे हो, है ना। फिर आपको बेसिक कुछ चीज पता होनी चाहिए, जैसे CAQM जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका क्या कॉम्पोजिशन है, इसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है
है ना, इतने निठल्ले पर्सन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। फिर इसका टेन्योर क्या होता है, और कौन कौन से मेंबर होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, जैसे चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज होते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के, जो भी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के वहां पे हैं। 3 फुल टाइम टेक्निकल मेंबर होते हैं, एनजीओ के भी होते हैं टेक्निकल मेंबर फ्रॉम सीपीसीबी, इसरो, नीति आयोग, ये सब। अब इमेजिन करो आप लोगों ने कितनी चीजों को अपने अंदर कंज्यूम किया, और अगर अब आंसर लिखने के लिए आएगा तो 1 मिनट के लिए ऊपर सोचो। हमने शुरू किया था एयर पॉल्यूशन से मुद्दे को। हमने देखा कि एयर पॉल्यूशन दिल्ली, उसके नेबरिंग स्टेट्स, नेबरिंग रीजन में हो रहा है, मगर उसे टैकल नहीं किया जा पा रहा है। एनुअली हर बार ये न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि स्टबल बर्निंग विंटर के बाद पोस्ट मानसून, हमने सब देखा क्यों आती है। फिर हमने देखा कि एयर पॉल्यूशन में बहुत अलग अलग प्रोग्राम पे एनसीएपी, ग्रैप, ये जो अभी रिसेंट में हमने पढ़ी सीएक्यूएम संस्था के बारे में, इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हमने देखा कि इन सब में अलग अलग क्या खामियां हैं, हमारी सरकार इन पे क्या क्या एक्शन ले रही है, जैसे स्टबल बर्निंग पे लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एक्सेट्रा। फिर हमने देखा कि इन हर संस्था और हर टेक्नोलॉजी जो यूज की जा रही है या जिस पे बात चल रही है, उसके क्या चैलेंजेस हैं। और फाइनली हमने देखा वे फॉरवर्ड कि दिल्ली के लोगों को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एज अ एनुअल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, गवर्नमेंट को कैसे इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, इनके बारे में। अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने आंसर में कीवर्ड के थ्रू लिखाओगे, जो कि आप नहीं लिख सकते, इसमें से 40% चीज़ें आप लिख पाओगे जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा। ठीक है, अब एनसीएपी के बारे में पूछा है तो ग्रैप लिखोगे या सीएक्यूएम लिखोगे, है ना। तो सीएक्यूएम क्यों लिखोगे, ये चीज़ें आपको वहाँ बैठ के सोचनी पड़ेगी। बट इससे बाहर आपका कोई ना प्री का क्वेश्चन जाएगा और ना कोई मेंस का क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पूरे टॉपिक को कवर किया, और स्टैटिक पोर्शन आप पढ़ोगे ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बात कर रहा है लैंड के किसी क्वेश्चन पे। जैसे ही हम नीचे देखते हैं तो हमें दिखता है कि डिजिटाइजेशन की कुछ बात चल रही है, और नीचे देखते हैं तो पता चलता है कि लैंड रिफॉर्म्स पे यह आर्टिकल बात कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्यों। यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन उठा रहा है। अब लैंड रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट क्यों है, सेकंड क्वेश्चन ये है। मैंने आपको मेंस 2024 के पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं, और मेंस 2025 में फिर बताऊंगा। लैंड रिफॉर्म पे हर साल एक यूपीएससी क्वेश्चन पूछता जा रहा है लगातार। तो जितना भी बेसिक पोर्शन है लैंड रिफॉर्म्स का, ये इंडियन इकोनॉमी का कोर ऑफ द कोर टॉपिक है, वो तो हमको पता होना ही चाहिए। अगर हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें उसके 4 मेजर कंपोनेंट नहीं पता, इसकी मेजर कमिटीज नहीं पता, भूदान ग्रामदान मूवमेंट को हम कैसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। उल्पिनम में कितने के बारे में बताऊँ, कंक्लूसिव लैंड टिटलिंग, लैंड बैंक, सबके बारे में। ये तो हमको स्टैटिक पोर्शन रटा होना चाहिए, ये तो उसके आगे की बातें जो अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट को ये चीज़ पता है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो पहले स्टैटिक को पढ़ना, ये तो सब होता रहेगा, पहले स्टैटिक ज़रूरी है। ठीक है, अब ये देखो आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल क्या बात बोल रहा है, और लैंड रिफॉर्म का स्टैटिक पोर्शन आप सभी को आता है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, ये बात मैं मान के चल रहा हूं। तो सारे इंडियन इकोनॉमी स्टूडेंट्स को पहले स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है। ये आर्टिकल बोल रहा है कुछ हार्ड लैंड क्वेश्चंस, कि जो हमारी सरकार डिजिटाइजेशन कर रही है, क्या उससे लैंड रिफॉर्म्स एक्चुअली में हो पाएगा। देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में हाईलाइट किए गए थे चैलेंजेस। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो लैंड गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉस से घिरा हुआ है, जिस कारण से कंट्री का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। और इसी चीज के कारण यूपीएससी हर साल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ने स्पेसिफिकली हमें बताया था अनक्लियर टाइटल्स होना, इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना, लिमिटेड एक्सेस टू इकोनॉमिकली वायबल लैंड एज बैरियर टू मल्टीपल डेवलपमेंट गोल्स। अब आप में से बहुत सारे लोगों को टफ लग रहा होगा समझना, आई नो, यहीं पे स्टैटिक पोर्शन काम आता है, ये तो सब स्टैटिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अनक्लियर टाइटल, मतलब टाइटल ही क्लियर नहीं, उस भूमि का ओनर कौन है यही नहीं पता। इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कब आपके हाथ से जमीन चली जाए आपको नहीं पता। लिमिटेड एक्सेस टू इकोनॉमिकली वायबल लैंड, आज अगर सरकार को एक 10,000 एकड़ कंपनी बोल दे कि हम आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कर दो हम 10,000 करोड़ एक साथ, कर ही नहीं सकती। तो मल्टीपल डेवलपमेंट गोल्स में बहुत सारे बैरियर्स हैं, जिस कारण से जो रूरल हाउस होल्ड की इनकम बढ़ाना है हम कर नहीं पा रहे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू पब्लिक
एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसा मैंने बताया हम कर नहीं पा रहे। क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे सोलर पैनल आपको लगाने, आप लगा ही नहीं पा रहे। जेंडर बेस्ड जो हैंडीकैप है या हैंडीकैपनेस है ओनरशिप ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी टाइटल्स में, वो आप रिमूव नहीं कर पा रहे। क्लियर। फिर जो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लैंड फॉर क्रेडिट जिसके थ्रू पैसा मिलता है कोलैटरल रख के, उसे इंप्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है। और बेनामी प्रॉपर्टीज का रेगुलराइजेशन हो नहीं पा रहा, जिससे ब्लैक मनी फ्लो हो रहा है मार्केट में। ये सारी चीजें आपको पहले इंटरलिंक करते हुए आना चाहिए। जितने भी चीजें मैंने आपको बताई एक एक शब्द पढ़ के, जैसे क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये एक टर्म है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये एक टर्म है। तो अगर क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड जो किया जा रहा है, इट इज द पैनिकिया फॉर ऑल द लैंड रिफॉर्म्स डिफिकल्टी और चैलेंजेस, इट्स नॉट। ये आर्टिकल की थीम है। तो वहां पे आप ये बताओगे कि भारत के जो लैंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क में चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं। ये है उसका आंसर, टेक्निकल एकदम, फर्जी पॉइंट नहीं। फिर आप ये बताओगे कि बजट 2024 में इनसे निपटने के लिए हमारी सरकार ने डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड को प्रपोज किया, मतलब टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रपोज किए इन चैलेंजेस से निपटने के लिए, जहां पे लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, लैंड रजिस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा रहा है हर ओनर को, लैंड पार्सल्स क्रिएट किए जा रहे हैं कि ये भूमि इसके नाम, ये भूमि इसके नाम, इंटीग्रेट किया जा रहा है लैंड रिकॉर्ड्स को जो कि अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे पड़े हुए हैं थ्रू एग्री स्टैक। ये बजट 2024 से आपने कंपेयर कर दिया कि यहां से हमने इन चीजों को ऐसे शुरुआत की सॉल्व करना, मगर ये डिजिटाइजेशन की प्रोसेस फेल हो गई रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, जो लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में, क्योंकि वो जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है वो लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में छुपी हुई है। यहां पे काम करना पड़ेगा। अब वो क्या काम है, ऐसे कौन से लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जिस पे काम करना पड़ेगा, वो इसका आंसर होगा बॉडी। वो लिख रहा है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लैंड का जो है डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड तो कर दोगे, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को अपडेट भी कर दोगे, ये इंपॉर्टेंट है, मगर इसके थ्रू जो लैंड ओनरशिप और ग्रेटर एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट है वो नहीं होगा। ठीक है। फिर वो ये लिख रहा है कि जो वैल्यू है लैंड होल्डिंग की वो रिस्क बेस्ड ऑन लॉस पे सब्जेक्टेड है, कि सरकार की जब इच्छा होगी मल्टीपल रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगा देंगे, कौन सी एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। तो यहां पे आइडेंटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि लैंड मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा वीकन हो चुका है, क्योंकि लैंड ट्रांजैक्शन एक शेडो में जा चुका है, एक सेगमेंटेड मार्केट में ही लैंड का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो लैंड कंसोलिडेशन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, दिस हैज मेड लैंड कंसोलिडेशन कॉस्टली, बहुत महंगा हो गया है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट जो है 90% ऑफ फार्म हाउस होल्ड ओन लेस देन 2 हेक्टेयर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल तक पहुंच नहीं पा रहे। ये देखो होते हैं टेक्निकल शब्द। अब मैंने आपको क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में नहीं बताया, ये हम एमएसएमई पढ़ते हैं जब भी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं जब भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो है 95%, क्योंकि इतनी कम लैंड चंक ऑफ लैंड है तो इकोनॉमी ऑफ स्केल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। ठीक है, लैंड ही नहीं है। फिर लैंड सीलिंग के जो लॉज हैं उसमें एक एग्जांपल दिया है स्टेट का, गुजरात। 40 डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड क्वालिटी और हाउस होल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया हुआ है लैंड सीलिंग लॉज में। अब सोचो उन लैंड सीलिंग लॉज को इंप्लीमेंट कर पाना, इन 40 अलग अलग डिफरेंट टाइप में लैंड क्वालिटी और हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना क्या पॉसिबल है? जवाब है नहीं है। ठीक है, फिर करंट प्रपोजल्स, जहां पे जैसे पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस की बात की जा रही है, बहुत यूनिक पॉइंट है, देखना। वो ये बोल रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं वो क्या है। जैसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए बनाई गई है, जैसे किसी को फर्टिलाइजर सब्सिडी मिली, वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन के थ्रू नोट कर लिया जाता है। पढ़ा है ना हमने एपीएमसी मंडी, जब हम पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होती है। अब वो लैंड रिकॉर्ड डाटा के साथ में इंटीग्रेटेड नहीं है। इस कारण से क्या होता है कि किस किसान को फर्टिलाइजर मिल रहा है, वो किस लैंड पे उसका यूज कर रहा है, ये इंटीग्रेशन अगर हमारे पास हो जाए तो सोचो हम कितना बेहतर काम कर सकते हैं। वो इंटीग्रेशन नहीं है। फिर लैंड बैंक की ये बात करता है कि इट इज इंटेंडेड टू एड्रेस लैंड अवेलेबिलिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। ये लीगल हर्डल फेस कर रहा है। ठीक है, ये ऑथर यहां पे कुछ की पॉइंट बोलते हैं। तो प्रपोज्ड रिफॉर्म्स जो है फाइनली बोलते हैं कि डिजिटाइजेशन का ये
कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए है, बट दे आर नॉट सफिशिएंट। ये सिर्फ पीस मील अप्रोच है जो कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की तरफ देख रही है, जबकि लीगल फ्रेमवर्क और लॉज, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को सुधारने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल था ये लैंड रिफॉर्म्स और उसमें भी जो डिजिटाइजेशन है उस पे था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए होने वाला है इन फ्यूचर। तो ये आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स थे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम मल्टीपल जगह मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट मुझसे नया जुड़ रहा है, टेलीग्राम चैनल पे एक बार जाके जितने भी माइंड मैप्स हैं सिर्फ उसको आप एक्सप्लोर करो। ठीक है, उसमें देखो ये जितने भी टॉपिक हैं, पाक स्ट्रेट जिसे हमने इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको कवर कर चुके हैं। और रही बात ऐसे छोटे मोटे चीज़ों की जो जोग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी पीडीएफ्स और लेक्चर्स आपको कोर्सेस में मिल ही जाते हैं। ठीक है, और ये भी जो इश्यूज हमने आज डिस्कस किए वो भी आपको कुछ दिन बाद अपडेटेड मिलेंगे कोर्स में। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था मेरी तरफ से आज के न्यूज़पेपर्स का। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।